वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आप लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। सभी संगठन के जिलाध्यक्ष जी और सभी संगठन के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि माल्यार्पण कर माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ पहना। हाँ, माल्यार्पण करा देंगे जिलाध्यक्ष जी। सिद्धू जी, जिले के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, लड़ने वाले प्रत्याशी, हमारी सांसद, सब माननीय मोदी जी का माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं फैजाबाद के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी से निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय लल्लू सिंह जी, अरे पुष्प गुच्छ देकर। हाँ, बाराबंकी की सांसद आदरणीय प्रियंका सिंह जी रावत पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री शरद कुमार अवस्थी प्रत्याशी रामनगर, श्री साकेन प्रताप वर्मा प्रत्याशी कुर्सी, श्री हरगोविंद सिंह प्रत्याशी बाराबंकी, श्री सतीश शर्मा प्रत्याशी दरियाबाद, श्री बैजनाथ रावत प्रत्याशी हैदरगढ़, श्री उपेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी जैतपुर, श्री राम नरेश जी रावत प्रत्याशी बछरावा। इन सभी से अनुरोध है कि सब लोग पुष्प गुच्छ भेंट कर आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हो गया। अब मैं जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण करें। एक त्रुटि रह गई, हमारे क्षेत्र के संगठन मंत्री आदरणीय ब्रज बहादुर जी हमारे मंच पर मौजूद है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की। बाराबन यानी बाराबंकी जनपद की पावन धरती पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पिछड़ों, गरीबों, निर्धनों के मसीहा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का सप्तऋषि यानी सतरिख के किनारे सप्तऋषि के आश्रम में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं मंच पर बैठे हुए माननीय पीपी चौधरी जी केंद्रीय मंत्री सहित सभी सांसद महोदय, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार वनवासी राम का चरण इस सप्तऋषि के आश्रम पर आतंकवाद रूपी, भ्रष्टाचार रूपी रावण का वध करने के लिए इस धरती पर आपके चरण पड़े हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बाराबंकी का समूचा आवाम आपके साथ नल नील अंगद और हनुमान बनकर 24 घंटे आपकी सेवा करने को तैयार है। और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में अब आना निश्चित हो चुका है।
मैं अब बहुत कुछ न कह के पुनः मैं आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। अब मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं कह सकता हूं कि भाग्य विधाता, परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो गुजरात की धरती सोमनाथ से बाराबंकी की धरती लोधेश्वर महादेव, जिनको बाबा लोधेश्वर कहते हैं, उस धरती पर इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। मान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान बाराबंकी जिलाध्यक्ष श्रीमान अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री पीपी चौधरी जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती प्रियंका रावत जी, बाराबंकी जिला प्रभारी श्रीमान भिखारी सिंह जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान लल्लू सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान संतोष सिंह जी, लोकसभा के पालक श्रीमान केदार बख्श सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमान सुंदरलाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान सुधीर कुमार सिंह सिद्धू, क्षेत्रीय महासचिव श्रीमान ब्रज बहादुर जी, श्रीमान हर्षित वर्मा जी, श्रीमान राम प्रकाश श्रीवास्तव जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी एवं होनहार उम्मीदवार बचरवा से श्रीमान राम नरेश जी रावत। राम नरेश जी इधर आ जाइए। बाराबंकी से श्रीमान हरगोविंद सिंह जी, दरियाबाद से श्रीमान सतीश शर्मा जी, कुर्सी से श्रीमान शोकेंद्र प्रताप वर्मा जी, हैदरगढ़ से श्रीमान बैजनाथ रावत जी, रामनगर से श्रीमान शरद कुमार अवस्थी जी, जैतपुर से श्रीमान उपेंद्र रावत जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा लोधेश्वर की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न इलाकों में जाने का
मुझे सौभाग्य मिला और लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों ने आकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को और मुझे जो भरपूर आशीर्वाद दिए और आज आपने भी इतनी विशाल संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद दिए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठ कर के जो लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा करते हैं, अगर एक बार बाराबंकी की ये चुनाव सभा देख लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि आंधी कितनी तेज है। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं मैदान छोटा पड़ गया, उधर रोड के ऊपर इतने लोग हैं। भाइयों बहनों, मैं जहां जहां गया हूं, समाजवादी पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, बसपा के प्रति, उत्तर प्रदेश के हर कोने में एक भयंकर नफरत का माहौल नजर आ रहा है। अखिलेश जी, 5 साल पहले इस उत्तर प्रदेश ने पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत किया था, अपने सर आंखों पर आपको बिठा दिया था। आपकी उम्र छोटी थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लगता था कि आप उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कुछ करेंगे। अभी तो आपको फुर्सत नहीं होगी, लेकिन 11 मार्च के बाद जब उत्तर प्रदेश की जनता आपको घर भेज देगी तो जरा समय निकाल करके सोचिए कि 5 साल में ऐसा क्या किया आपने कि उत्तर प्रदेश में आपके प्रति इतनी नफरत पैदा हुई है। जरा हिसाब लगाइए। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती है बिगड़ती है, कोई विधायक बने कोई मंत्री बने, ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन भाइयों बहनों, आखिर लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए चुनी गई आखिर ये सरकार किसके लिए होती है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप जवाब देंगे सब लोग? वो माताएं बहनें बहुत उत्साह में है, आप जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, ये सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
सरकार किसानों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार युवाओं के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजदूरों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। अमीरों को सरकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर गरीब को अपना बच्चे को पढ़ाना है तो उसको सरकार की स्कूल में भेजना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार की स्कूल में अखिलेश जी का काम बोलता है कि 50% टीचर की भर्ती ही नहीं हुई है, तो गरीब का बच्चा पढ़ाई कहां करेगा? गरीब के बच्चे की शिक्षा कहां होगी? अगर गरीब बीमार हो जाता है उसको तो सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर के बिना उसका कोई चारा नहीं होता है। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में न डॉक्टर हो, न दवाई हो, न साफ सफाई हो, तो गरीब की बीमारी कैसे जाएगी? भाइयों, अखिलेश जी आपका काम बोलता है यहां के दवाखानों में दीवारें हैं, दवाई नहीं है, दीवार है, डॉक्टर नहीं है। गरीबों की बीमारी की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, अमीर के बेटे को पढ़ना है, अगर स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, अमीर तो टीचर अपने घर में बुला लेगा, अमीर तो अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज देगा। गरीब का कौन? अमीर बीमार हो जाए, अमीर बीमार हो जाए तो बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में ले जाएंगे, हवाई जहाज में ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर उनके घर के बाहर कतार लगा देंगे। गरीब बीमार होगा तो कहां जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, सरकार की उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बैठी है कि जिसने इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा दमन किया है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार अगर कहीं होते हैं तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अगर दलित थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करना चाहेगा तो थानेदार शिकायत लेता है क्या? जरा बताइए, लेता है क्या? आपकी फरियाद भी नोट करता है क्या? भाइयों बहनों, क्या दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के दलितों को कोर्ट में जाना पड़ा कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन थाने में कोई हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के हुक्म से उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो गुनाह हुआ था उसके केस रजिस्टर करने की नौबत आई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अखिलेश जी ने थाने को सपा का कार्यालय बना दिया है। थानेदार तो 2 होते हैं, लेकिन सपा के 5 गुंडे वहां बैठे होते हैं। और जब तक सपा का सूबेदार हां न कहे, थानेदार
कागज पर एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं करता है। और किसी दरोगा ने ईमानदारी से कर दिया तो उसकी तो छुट्टी समझ लीजिए। भाइयों बहनों, ये स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी है? ये स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी है? भाइयों बहनों, जब तक ये सपा और बसपा और कांग्रेस को सजा नहीं करोगे, ये स्थिति नहीं बदलेगी। और इसलिए इस चुनाव में आपकी उंगली में ताकत है, आपकी उंगली में ताकत है। इन सपा, बसपा और कांग्रेस को सजा करने की ताकत आपकी उंगली में है। भाइयों, इस बार मौका मत गवाइए। 5 साल तक आपको जो झेलना पड़ा है, 1 मिनट में वो ठिकाने लग जाएंगे, अगर ठिकाने पर उंगली दबाई तो। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसानों की ये हालत क्यों है? समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है। समर्थन मूल्य से किसान की उपज खरीदने के लिए भारत सरकार पैसे देती है। यहां के बाराबंकी के किसान मुझे बताइए, यहां की सरकार समर्थन मूल्य पर आपकी पैदावार खरीद करती है क्या? खरीद करती है क्या? करती है क्या? क्यों भाई? और उसके कारण किसान को अपना धान रखने की जगह नहीं, गेहूं रखने की जगह नहीं, आलू रखने की जगह नहीं, लहसुन प्याज रखने की जगह नहीं। वो किसान बेचारा पानी के मोल अपनी पैदावार मंडी में जाकर के बेच करके आ जाता है। अगर सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करे तो कभी किसान का शोषण नहीं होगा। ये बिचौलिए लोग किसान का माल मुफ्त में नहीं छीन लेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, समर्थन मूल्य पे खरीदी करनी चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना है, दुख के साथ कहना है भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार है। करीब करीब 60% किसानों से हुई पैदावार समर्थन मूल्य से सरकार खरीद लेती है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। करीब करीब 60% से ज्यादा किसानों ने पैदावार समर्थन मूल्य से खरीदती है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। समर्थन मूल्य से 70% खरीद लेती है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, 50% खरीद लेती है। लेकिन काम बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में किसानों की पैदावार 3% खरीदी जाती है। 3%। ये किसानों का भला करेंगे क्या? किसानों का भाग्य बदलेंगे क्या? किसानों को उनका हक देंगे क्या? ये किसानों के दुश्मन है कि नहीं है? ये किसानों के विरोधी है कि नहीं है?
किसान को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो भी उसका माल बेचना चाहता है सरकार को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? पैसे पैसे भारत की सरकार देती है, उसके बावजूद भी अपने पराये मेरा तेरा उनको चिंता ही नहीं है। वोट बैंक है, बस जो करना है करते रहो। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बहुत बड़ा संकल्प किया है, और छोटा संकल्प नहीं है भाइयों, बहुत बड़ा संकल्प है। और मुझे खुशी है कि इस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद भी बनाया और मुझे प्रधानमंत्री भी बनाया उत्तर प्रदेश ने। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। ये उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है। भाइयों बहनों, एक गोद लिया हुआ बेटा अपने माई बाप को वादा करता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका पूरा साथ रहूंगा, आपका समर्थन करूंगा। जो खुद का बेटा नहीं कर पाता, गोद लिया बेटा करके दिखाएगा। यह मैं उत्तर प्रदेश के माई बाप को कहना चाहता हूं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संकल्प पत्र में घोषित किया है कि 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। 2-3 दिन में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के शपथ समारोह होगा, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, और गोद लिया हुआ बेटा आपको वादा करता है, पहली ही मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा है वो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान के किसान का भला नहीं होगा तो हिंदुस्तान का कभी भला नहीं होगा, ये मैं भली भांति समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी संकल्प किया है, आलू, लहसुन और प्याज ये भी समर्थन मूल्य से खरीदे जाएंगे। भाइयों, भाइयों बहनों, हमारा कोई भी देश का नागरिक आत्महत्या करे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में करे, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है कि नहीं है? दुख का कारण है कि नहीं है? इसके लिए सिर्फ आंसू बहाएंगे कि कुछ करेंगे? हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, हमने एक बड़ी योजना बनाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को कितना देना है? अगर 100 रुपया का बीमा है
तो किसान को सिर्फ 2 रुपया देना है। कितना? सिर्फ 2 रुपया। अरे 2 रुपया तो कागज का भी खर्चा 2 रुपये से ज्यादा हो जाता है। तो भी भाइयों बहनों, भारत सरकार ने खर्चा अपने सर पे लिया। अगर मेरे किसान को बीमा उतारना है तो 100 रुपये के सामने कुछ पाक में उसको 1.5 रुपया देना है, कुछ में 2 रुपया देना है। बाकी 98 रुपया भारत सरकार की तिजोरी से दिया जाएगा। और बीमा भी कैसा है? मैं किसानों से कहता हूं, मौका जाने मत दीजिए भाइयों। ये मोदी आपके पास है, जिसका उतना उससे छीन सकते हो ले लो। मौका आया है। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसी है, किसान भली भांति समझ जाएंगे। मान लीजिए आपने जून महीने में खेत जोत करके रखा, बीज ला करके रखे, मजदूरों को भी लाना था, उनको भी तय कर लिया, सब हो गया। बाद बारिश का इंतजार कर रहे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं, सब तैयार है, लेकिन बारिश नहीं आई, बुआई नहीं हुई। फिर किसान सोचता है चलो जुलाई महीने में आएगी, जुलाई में भी नहीं आई। फिर किसान सोचेगा अगस्त में आएगी, अगस्त में भी नहीं आएगी। अब किसान का साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? अब किसान कहां जाएगा? हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि अगर प्राकृतिक कारणों से वो बुआई नहीं कर पाया तो भी उसको बीमा मिलेगा और उसको पैसा मिलेगा। साहब, क्या कभी ऐसा सोचा था किसने? बुआई नहीं हुई है तो भी बीमा मिल सकता है, ऐसी कोई योजना देखी है साहब? भाइयों बहनों, हमने दूसरा भी काम किया है। मान लीजिए बुआई बराबर अच्छी हो गई, बारिश अच्छी हो गई, जब चाहिए जितनी चाहिए उतनी बारिश हुई, 100 आनी फसल हो गई, 16 आनी फसल हो गई, 100% फसल हो गई, कटाई हो गई और खेत में धान का ढेर तैयार बैठा है, गेहूं का ढेर तैयार है, चावल का ढेर तैयार है। बस मंडी में जाने की तैयारी चल रही है, ट्रैक्टर ट्रक आने का इंतजार हो रहा है, बैलगाड़ी आने का इंतजार हो रहा है और अचानक ओले गिर गए, आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा आ गई और पका पकाया पाक बर्बाद हो गया। भाइयों बहनों, हम ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि कटाई के बाद खेत में अगर उसका धान पड़ा है, गेहूं चावल जो भी बीमा का है पड़ा है, और 15 दिन के भीतर भीतर अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो भी उसको बीमा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इसका लाभ किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान को फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार दिल्ली में बैठी है, पैसा दे रही है, फायदा किसान को होने वाला है। लेकिन आपको जान करके दुख होगा, जहां भाजपा की सरकारें हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जहां भाजपा की सरकार है वहां 60-70% किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई है।
लेकिन ये उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी समाजवादी काम बोलता है, क्या बोलता है? सिर्फ 3% किसानों का बीमा हुआ, 3। ये किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है? और राज्यों में 50%, 60%, 70% किसानों को फायदा मिले, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% किसानों को, 3% किसानों को ही बीमा दिया जाए? पैसा दिल्ली की सरकार देती है। अखिलेश जी, आपके पेट में क्या दर्द है? उनको तो उनकी वोट बैंक वाला अगर कोई किसान है, वो तो किसान है, लेकिन बाकी सारे कोई किसान नहीं है, इसलिए ये करते नहीं है। भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार यहां बैठी है जिसको कुछ करना नहीं है। आप मुझे बताइए, 2 महीने पहले कोई गांव गांव जाकर के कहता है 27 साल यूपी बेहाल, अचानक क्या हो गया भाई? गले लग गए। किसका डर लग रहा है? ना किसका डर लग रहा है? किसका डर लग रहा है भाई? जो राम मनोहर लोहिया जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, वही समाजवादी। आग गले लग जा, आग गले लग जा। भाइयों बहनों, अखिलेश जी, ये तो डूबी हुई नाव है, डूबी हुई नाव है। लोकसभा में हिंदुस्तान की जनता ने उनको नकार दिया है। बचने के लिए तुम कुछ भी रास्ते खोजो। मुख्यमंत्री जी, आपके 5 साल का अंधेर राज उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करने वाली है। भाइयों बहनों, हम विकास को लेकर के चुनाव के मैदान में आए हैं, और विकास का मेरा मतलब है बी से विद्युत ऊर्जा, का से कानून और व्यवस्था, स से सड़क। यहां पर 1500 गांव ऐसे जहां आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची भाइयों, बिजली नहीं पहुंची। और ये काम करते कैसा करते हैं? जब मायावती जी की सरकार थी तो जिन गांवों में बिजली नहीं थी उसमें उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया, और 2 साल में कितने गांव किए? मैं बताऊं? याद रखोगे? मायावती जी ने 2 साल में उत्तर प्रदेश के 23 गांवों में बिजली का काम किया। कितने? 23। फिर काम बोलता है। अखिलेश जी आए, उनके कारनामे देखो। ये काम नहीं है, कारनामे है। अखिलेश जी आए, उन्होंने 2 साल में कितना काम किया? कितना किया होगा? मायावती जी ने 23 काम किए। ये बुआ जी कहता है ना, तो भतीजे ने कितना किया?
भतीजे ने कितना किया? भतीजे ने सिर्फ 3 गांव किए। और उसके बाद यूपी का गोद लिया हुआ बेटा दिल्ली में प्रधानमंत्री बना। यूपी का गोद लिया बेटा प्रधानमंत्री बना। 2 साल में हमने कितने गांव के उत्तर प्रदेश में? 1350 से ज्यादा गांवों में बिजली कर दी। आप मुझे बताइए, 2 साल में कहां 23 गांव, 2 साल में कहां भतीजे के 3 गांव, और 2 साल में कहां गोद लिए बेटे के 1300 से ज्यादा गांव। ये काम होता है भाइयों। लेकिन भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहने आया हूं, इनको काम करना नहीं है। एक जमाना था यूरिया के लिए किसानों को रात रात जाग करके कतार में खड़ा रहना पड़ता था, और यूरिया पाने के लिए काले बाजारी से ज्यादा पैसा दे करके यूरिया खरीदना पड़ता था। क्योंकि जिस समय चाहिए अगर उस समय यूरिया नहीं मिलता है तो फसल को कोई फायदा नहीं होता है। और इसलिए किसान को बाजार से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, काले बाजारी में देने पड़ते हैं। आप मुझे बताइए, यूरिया की काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? यूरिया के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था कि नहीं? यूरिया लेने जाए तो पुलिस डंडे मारती थी कि नहीं? भाइयों बहनों, 2 साल हो गए, 2 साल। 2 साल में, अब तो आप भूल गए भी होंगे, 2 साल में न यूरिया के लिए कोई कतार लगी है, न यूरिया के लिए कोई लाठीचार्ज हुआ है, न यूरिया के लिए कोई काला बाजारी हो रही है। ये कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश ने गोद लिया हो बेटा जब दिल्ली में प्रधानमंत्री बना तो उसने एक काम किया। छोटा सा काम, बहुत बड़ा नहीं किया जी, लेकिन मैं ऐसे काम करता हूं ना, छोटा सा स्क्रू ऐसे करता हूं ना, कईयों की नींद उड़ जाती है। हमने क्या किया? यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। ये नीम कोटिंग है क्या? कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है भाई। ये जो नीम का पेड़ होता है, उसकी जो फली होती है, उस फली का तेल निकालना और यूरिया में मिक्स कर देना। अब कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, सामान्य काम है, कोई करता नहीं था, उत्तर प्रदेश के गोद लिए हुए बेटे ने कर दिया। पहले क्या होता था? यूरिया कारखाने से निकलता था, किसान के नाम पर निकलता था, सब्सिडी के नाम पर, किसान के नाम पर बिल फटते थे। लेकिन यूरिया सीधा सीधा केमिकल की फैक्ट्री में चला जाता था, कारखाने में चला जाता था, और वो फैक्ट्री वालों की मिलीभगत रहती थी बाबुओं के साथ। सस्ते में यूरिया लेकर के उस पर और केमिकल डाल करके वो दूसरी कोई प्रोडक्ट बना देते थे महंगी, और बाजार में बेचते थे, जो किसानों के लिए नहीं होती थी। उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो जाता था। किसान को यूरिया नहीं मिलता था, किसान को काले बाजारी में खरीदना पड़ता था। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग करने के बाद मुट्ठी भर यूरिया भी अब किसी कारखाने में काम नहीं आ सकता है। चोरी बंद हुई कि नहीं हुई? चोरी बंद हुई कि नहीं हुई?
आज जो यूरिया नीम कोटिंग वाला है उसका सिर्फ एक ही उपयोग हो सकता है, फसल के लिए खेत में ही उपयोग हो सकता है और कोई काम में नहीं आ सकता है। बताइए किसानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो आज तक चोरी के यूरिया से नोटे कमाते थे वो तो मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मोदी हाथ में आएगा तो हिसाब चुकता कर देंगे कि नहीं कर देंगे? इनको गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा? लेकिन मेरे किसान भाइयों, आपको समय पर यूरिया मिले, आपके खेत में फसल बर्बाद न हो, इसलिए मैंने बड़ों बड़ों को नाराज किया है। उनको जो करना है कर ले, मेरा किसान का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है तो बड़ों बड़ों से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है, और मैंने किया है। डरता नहीं हूं भैया, थकता भी नहीं हूं, रुकता भी नहीं हूं, अरे झुकता हूं तो सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता हूं। भाइयों बहनों, किसान की भलाई और उसका परिणाम मिला। किसान की फसल में सुधार हुआ, किसी में 5%, किसी में 7%, किसी में 10%। नीम कोटिंग यूरिया के कारण फसल ज्यादा हुई, मुनाफा किसान को हुआ, घर बैठे हो गया। एक निर्णय किसान के लिए करते हैं, ऐसा परिवर्तन आता है। भाइयों बहनों, जब मैं विकास की बात करता हूं तो मेरा साफ साफ कहना है, किसान को सिंचाई, युवा को कमाई, बच्चों को पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई। ये मेरा मंत्र है। आप मुझे बताइए, आज बीमार होना भी महंगा हो गया कि नहीं हो गया? घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सारा कमाया हुआ बह जाता है कि नहीं बह जाता है? दवाइयां महंगी, कोई देखने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, जब मुझे आप लोगों ने काम दिया, मैंने तय किया कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग, ये ऐसी बीमारियां हैं कि उसकी दवाई इतनी महंगी होती है कि गरीब मध्यम वर्ग का कोई इंसान अपना इलाज नहीं करवा सकता। और बड़े बड़े उद्योगपति मनमर्जी के दाम से दवाइयां बेचते थे और नेता लोग उनसे चंदा लेकर के चुप हो जाते थे। भाइयों बहनों, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैंने गरीबी को देखा है, मैंने गरीबी को जिया है। गरीब अपनी जिंदगी कैसी गुजारता है, ये गुजारता गुजारता आपने मुझे यहां पहुंचाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब का दर्द मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मेरी जहन में वो दर्द पड़ा हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, 2 साल से मैं लगा था ये दवाई बनाने वाली कंपनियों के पीछे। मैंने कहा मैं गरीबों को लूटने नहीं दूंगा। करीब करीब 700 दवाइयां, कैंसर की, डायबिटीज की, हृदय रोग की 700 दवाइयां मैंने तय किया कि आप लोग मुनाफा करते हो, मैं नहीं करने दूंगा। आप गरीब की जिंदगी के साथ खेलते हो, मैं नहीं खेलने दूंगा। उसका दाम कम करना पड़ेगा। और 700 दवाइयां, कैंसर में एक दवाई आती थी इरेसा। ये इरेसा करीब करीब 30,000 रुपए की दवाई होती थी, 30,000 की।
मुझे बताइए, यहां कोई व्यक्ति है वो 30,000 रुपए की दवा ले पाएगा क्या? ले पाएगा क्या? भाइयों बहनों, मैंने डंडा चलाया। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ कैसे बनती है, कितना खर्चा होता है, क्या होता है, चलो उसमें तुम्हारा 5% मुनाफा लगा दो। पीछे पड़ गया। जो दवाई 30,000 में बिकती थी, आज भाइयों बहनों वो करीब करीब 3,500 में देने के लिए मजबूर कर दिया। ये गरीबों की सरकार है कि नहीं है भाइयों? भाइयों बहनों, एक उनकी नेक्सोक्लेस दवाई थी, 2200-2300 रुपया लगता था। हमने कहा भाई कम करो, आधी कर दी कीमत, आधी कर दी भाइयों। इतना लूटते थे। और अभी हमने अस्पतालों के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, इसके तहत जेनरिक दवाइयां बेचने का शुरू किया है। देश भर में करीब 700 ऐसे स्टॉल लगा चुके हैं और आने वाले समय में हर बड़ी अस्पताल में लगाने वाला हूं। जो दवाई 100 रुपए में मिलती है वो वहां 10-20 रुपए में मिल जाएगी। ये काम मैं करने वाला हूं। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, किसी को हृदय रोग की बीमारी होती है तो जीवन मरण का सवाल होता है। जीवन मरण के सवाल के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है आपके हृदय का ऑपरेशन करना पड़ेगा, छल्ला लगाना पड़ेगा, उसमें छल्ला, स्टेंट बोलते हैं, स्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां उत्तर प्रदेश में छल्ला बोलते हैं। और गरीब आदमी को डरा देता है, ये तो मर जाएगा, 40-50 साल की उम्र है, हृदय रोग की बीमारी, डर जाता है। हृदय रोग की बीमारी सुनते ही डर जाता है। अरे डॉक्टर लोग क्या करते थे, देसी छल्ला लगाना है तो 45,000 रुपया लेते थे। एक छोटा सा ट्यूब डालते हैं हृदय के अंदर, 45,000 रुपया। और अगर वो कहे कि नहीं नहीं विदेशी लगाओगे तो जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेचारा कहता है चलो यार खर्च करेंगे, 2 बीघा जमीन बेच देंगे, लेकिन विदेशी लगा दो। अंदर लगाने के बाद कौन देखता है देशी है कि विदेशी है? खोल करके देखेंगे क्या? और उसका लगाता है 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख। मुझे बताइए, गरीब को हृदय रोग वो छल्ले का भाव सुन करके ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं 2 साल से लगा था, ये छल्ले वालों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये हृदय रोग वालों को तो तुम ऐसे ही मार दोगे। मैंने कहा बताओ कितना खर्चा होता है, ब्याज कितना लगता है, मुनाफा कितना लगता है, जरा निकालो हिसाब। हर चीज की बारीक 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 हिसाब लगाया। और आज स्थिति ऐसा पैदा कर दी है कि अगर छल्ले की कीमत 100 रुपया है तो अब उनको 15 रुपये में बेचना पड़ेगा। और विदेश वाला छल्ला उसका 100 रुपया आज लेते हैं तो उनको 20-22 रुपये में बेचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, जो छल्ला 45,000 में बेचते थे, अभी परसों ही मैंने नियम बना दिया 7,000 में देना पड़ेगा। जो 1.5 2 लाख रुपया लेते थे वो 29,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। मुझे बताइए ये सरकार गरीब के लिए है कि नहीं है? गरीबों का भला करने के लिए है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। गरीबी से लड़ाई लड़ करके गरीबों को गरीबी से मुक्त कराना, ये मैंने बीड़ा उठाया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार दीमक की तरह
हमारे देश को तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भ्रष्टाचार बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? और भ्रष्टाचार काले धन की जुगलबंदी हो गई है। ये दोनों का खत्म किए बिना गरीब का भला नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। आप मुझे कहिए, उत्तर प्रदेश में कितना ही होनहार नौजवान होगा, कितनी ही होनहार बेटी होगी, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए होंगे, लेकिन कभी सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? पहले पूछते हैं जाति कौन सी है। यहां के नौजवानों को रोजगार में अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। नौजवान जिनका हक बनता है उनको न्याय दिलाया जाएगा। जो हकदार हैं नौकरी के, मेरिट में आते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, मेरा तेरा नहीं चलेगा, संप्रदायवाद नहीं चलेगा। कानून नियम से ईमानदारी से नौकरी दी जाएगी। ये काम हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, फिर हमने एक निर्णय किया। आपको मालूम है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हो, आप नौकरी लिए अर्जी करते हो, फिर वहां एक लिखित परीक्षा होती है, उसमें भी अच्छे मार्क आ जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, तो मां को लगता है कि चलो अब बेटे को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इंटरव्यू आने के बाद नौकरी मिलती है क्या? इंटरव्यू आने के बाद क्या करता है? वो ढूंढने जाता है, किसी नेताजी की मदद मिल जाए, किसी की सिफारिश हो जाए, कोई इंटरव्यू में पास करवा दे ताकि नौकरी मिल जाए। इंटरव्यू का कागज घर आता है, हफ्ते भर के अंदर कोई झोला लेकर के आ जाता है, बधाई हो, आपको इंटरव्यू का कॉल आया है, मैं नौकरी दिलवा दूंगा, बस 2 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए। यही चलता है कि नहीं चलता है? अब गरीब मां अपने गहने बेच करके बेटे को पैसे देती है, करप्शन करो बेटा, जाओ कहीं से नौकरी ले आओ। मां के पैसे जाते हैं, गहना जाता है कि नहीं जाता है? और इंटरव्यू होता क्या है भाई? इंटरव्यू होता क्या है? आप लोगों ने भी इंटरव्यू दिए होंगे। 3 बाबू बैठे होते हैं कुर्सी पर आराम से, जिसका इंटरव्यू देना है, हजारों लोग बाहर खड़े होते हैं। एक कमरे से, दरवाजे से कोई धक्का मारता है तो वो अंदर जाता है। बेचारे को नौकरी चाहिए तो पसीना छूटा हुआ है, डरा हुआ होता है, 3 बाबुओं के सामने जाके खड़ा रहता है। बाबू देखते हैं, एक आध पूछ लेता है कहां से आए हो, ठीक है जाओ। 30 सेकंड का इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है क्या? ऐसा कोई मशीन है क्या कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि अच्छा है ये बुरा है? ये बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, दिल्ली में आपने मुझे बिठाया, मैंने काम किया। जो वर्ग 3 और 4 के मुलाजिम होते हैं, 90% सरकार में वही होते हैं। क्लार्क होते हैं, टीचर होते हैं, नर्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं, प्यून होते हैं, सब वही होते हैं, हवालदार होते हैं, सब होते हैं। 90%। मैंने तय कर दिया, अब भारत सरकार में वर्ग 3 और 4 के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उसके पास जो मार्कशीट है, जो उसने परीक्षा दी है, कंप्यूटर में वो मार्क डाल दिए जाएंगे। कंप्यूटर तय करेगा सबसे ज्यादा मार्क वाले कौन लोग हैं, उनके घर नौकरी का ऑर्डर चला जाएगा।
करप्शन भी गया, भ्रष्टाचार गया, नौजवान को उसके हक का मिला। ऐसी स्थिति में जिसको नौकरी नहीं मिलती वो नाराज नहीं होता है, उसको लगता है चलो मेरे मार्क कम थे तो मैं रह गया, लेकिन सिफारिश के कारण नौकरी मिल जाए तब अच्छे से अच्छे का व्यक्ति को भी दुख होता है जी। मैंने अखिलेश जी को कहा, अरे मैंने कहा यार तुम तो नौजवान हो, तुम भी उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू बंद करो, मेरिट के आधार पर नौकरी देना शुरू करो, भारत सरकार ने नियम बनाए तुम भी बना दो। उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि मालूम था जिनको रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं, जितना लेकर के रखना चाहते हैं, वो दुकान को ताला लग जाएगा। अब मुझे बताइए, ये जो बिचौलिए घूम रहे थे, इंटरव्यू पास करवा दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा, 2 लाख देना, 10 लाख देना, इन सब की छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब वो मोदी को प्यार करेंगे क्या? वो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? देश को लूटने वाले लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? छल्ला बनाने वाले गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? यूरिया से माल कमाने वाले गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? चोरी करने वाला गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार करने वाला गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, जिसको जो करना है कर ले। मैं गरीबों के लिए सरकार चलाता हूं, गांव गरीब किसान के लिए सरकार चलाता हूं, मां बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार चलाता हूं। कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूं। भाइयों बहनों, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आपने सुना था, मेरे प्यारे देशवासियों, रातों रात जिन्होंने 70 साल से थप्पे लगा लगा करके बैठे थे, सब गया कि नहीं गया? जो लोग नोटों के बिस्तर बना करके सोते थे, उनकी नींद गई कि नहीं गई? भाइयों बहनों, 70 साल जो लूटा गया है वो गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। ये काम मैंने उठाया है। मुझे बताइए, ये गरीबों से लूटा हुआ है, लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? ये लूटने वालों से लूटना चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार के खजाने में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं लड़ाई लड़ूं तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोल करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, यह चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए है। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। आने वाले सभी चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप सब उंगली दबा करके, कमल के निशान पर बटन दबा करके, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है उनको सजा दीजिए, कमल को वोट दीजिए, हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की जय बोलते हुए आप सब लोग सभा की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है।